मूवी की शुरुआत में हम जंगल में एक अमेरिकन हंटर को देखते हैं जिसका नाम ह्यूज ग्लास होता है। वो अपने बेटे के साथ जंगल में शिकार कर रहा था। ये समय सन 1830 के आसपास का होता है। ह्यूज एक ग्रुप के साथ काम करता है जिनको ट्रेपर्स कहा जाता है। ये लोग जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल को बेचते हैं। अब जब ये लोग यहाँ से शिकार करके वापस जा रहे थे तो तभी इनके ग्रुप पर आदिवासियों का हमला हो जाता है। आदिवासियों ने उन पर इसलिए हमला किया था क्योंकि आदिवासियों का जो सरदार था उसकी बेटी के साथ बुरी घटना हो चुकी होती है। इसलिए वो गुस्से में आकर बाकी सभी ग्रुप पर हमला कर देता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसने उनकी बेटी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया। अब यहाँ ह्यूज ग्लास के ग्रुप के कई लोग मारे जाते हैं और ह्यूज अपने बेटे हॉप को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके साथ कई और भी लोग होते हैं जिनमें इनकी कैप्टन एडवर्ड हेनरी भी होते हैं। ये लोग नाव में बैठकर पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ग्लास इन सभी से कहते हैं कि अगर हम ऐसे ही पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते रहे तो हम जल्दी उन आदिवासियों का शिकार बन सकते हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर यह होगा कि हम लोग जंगल वाले रास्ते से जाएं। लेकिन जॉन इनको जंगल में जाने के लिए मना करता है, पर ग्लास उसको समझाता है कि जंगल बहुत बड़ा है जहां पर हम उन आदिवासियों से छुपकर रह सकते हैं। पर अगर हम इस नदी के सहारे आगे बढ़ते रहे तो जल्दी वो आदिवासी हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। इसलिए हमें जंगल वाले रास्ते से जाना चाहिए। जॉन फिर भी ग्लास की बात नहीं मानता। इसी बीच कैप्टन एडवर्ड हेनरी कहता है कि ग्लास इस जंगल को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अब ये लोग अपनी नाव को छोड़कर जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। यहाँ इनका कैप्टन कहता है कि हमारे पास रखी चमड़ी को हमें यही छुपा देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सामान को लेकर हम इस बड़े और घने जंगल में आगे नहीं घूम सकते। इसलिए हम बाद में आकर इन चमड़ों को यहाँ से लेकर जाएंगे। ये लोग ऐसे ही करते हैं। यहाँ सभी चमड़े को छुपा देते हैं और फिर अपनी नाव को पानी में छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को ये लग सके कि हम नदी वाले रास्ते से भाग चुके हैं। अब जिन लोगों ने यह नाव नदी में छोड़ी होती है वही लोग इस नाव में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। पर यहाँ दुख की बात ये होती है कि वो लोग आगे जाकर उन आदिवासियों के शिकार बन जाते हैं, जिससे साबित होता है कि ग्लास सही बोल रहा था। अब बाकी की बचे हुए लोग अपना सफर जंगल में ही जारी रखते हैं। काफी देर पैदल चलने के बाद ये लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। जब ये सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तो ग्लास शिकार करने के लिए चला जाता है। उसे जंगल में भालू के 2 बच्चे दिखते हैं जिन पर निशाना लगाने वाला होता है कि तभी ग्लास को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। जब यह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां इन दोनों बच्चों की मां होती है जो पलक झपकते ही ग्लास पर हमला कर देती है। ये भालू ग्लास पर इतनी बेरहमी से हमला करता है कि ग्लास को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। फिर ग्लास एकदम से चुपचाप हो जाता है और मरने की एक्टिंग करता है, जिससे वो भालू इसको मरा हुआ समझकर यहाँ से अपने बच्चों के पास चली जाती है। इसी मौके का फायदा देखकर ग्लास अपने पास रखी एक बंदूक उठाता है और भालू को मारने लगता है। लेकिन वो भालू एक बार फिर से ग्लास पर हमला कर देती है। अब यहाँ ग्लास ने अपनी बंदूक से भालू को गोली मार दी होती है, जिससे भालू दर्द से पागल हो जाता है और ग्लास के गले को चीर देता है। उसने इस बार ग्लास पर इस कदर हमला किया होता है कि ग्लास के पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। लेकिन गोली लगने की वजह से भालू का भी काफी सारा खून बह चुका था, जिस वजह से वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्लास अपने चाकू को अपने जेब से बाहर निकालता है और भालू को इस प्रकार से चीरना शुरू कर देता है। यहाँ वो भालू को मारने में कामयाब रहता है। भालू ग्लास के ऊपर गिर जाता है और ग्लास बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ग्लास के दोस्त ग्लास को ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। वो सभी देखते हैं कि ग्लास जख्मी हालत में भालू के नीचे लेटा होता है। अब जैसे ही ये लोग भालू को ग्लास के ऊपर से हटाते हैं तो ये देखते हैं कि ग्लास के शरीर में कोई ऐसा पार्ट नहीं होता जिसको भालू ने अपने पंजों से ना फाड़ा हो। कैप्टन इसकी हालत देखकर इसकी शरीर पर टाके लगाने लगता है ताकि इसका खून रुक सके। लेकिन ग्लास को यहाँ इतना दर्द हो रहा होता है कि वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद कैप्टन ग्लास के गले पर भी पट्टी लगा देता है जो पूरी तरीके से फटा हुआ था। अब ये लोग ग्लास को लेकर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर आगे चलने के बाद एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर अकेले इंसान को भी चलने में
कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में ये लोग ग्लास को अपने साथ और आगे तक नहीं ले जा सकते। फिर ये सभी लोग एक जगह आकर रुक जाते हैं और इनमें से एक, जिसका नाम जॉन होता है, जो कि पहले से ही ग्लास और उसके बेटे से नफरत करता है, वो इनको कहता है कि अगर हम इसके सहारे जंगल में चलते रहे तो बहुत जल्द आदिवासी हमें ढूंढकर मार देंगे। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम इसको छोड़कर यहाँ से आगे बढ़ें। इसकी बात सुनकर कैप्टन डिसाइड करता है कि ये लोग ग्लास को यही छोड़ देंगे, पर ग्लास, जो कि पहले से बहुत जख्मी हालत में होता है और लगभग वो मरने की कगार पर होता है, कैप्टन उसे इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वो अपनी बंदूक तान देता है और उसको मारने लगता है। ग्लास का बेटा हॉप उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद कैप्टन को भी इस पर दया आ जाती है और वो उसे नहीं मारता, लेकिन वो उन सबसे कहता है कि जो भी ग्लास के साथ रुकेगा मैं उसको $70 दूंगा। ये सुनकर ग्लास का बेटा और एक लड़का, जिसका नाम रीजन होता है, वो कहते हैं चाहे हमें पैसे दो या ना दो, पर हम इसके साथ ही रहेंगे। अब जॉन, जो कि ग्लास से पहले ही नफरत करता है, वो कैप्टन से कहता है $70 बहुत कम है, मैं इस काम की पूरी $100 लूंगा। कैप्टन उसकी बात मान लेता है और फिर ये 3 लोग ग्लास के साथ रुकते हैं और बाकी के लोग कैप्टन के साथ चले जाते हैं। अगले दिन जॉन एक जगह पर बैठकर ग्लास के मरने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन ग्लास की इतनी बुरी हालत में होता है, पर वो हार नहीं मानता। इसी बीच ग्लास का बेटा और वो दूसरा लड़का शिकार पर चले जाते हैं। तभी जॉन ग्लास के पास आता है और इसे कहता है, मुझे पता है कि तुम मरना चाहते हो, पर तुम मर नहीं पा रहे हो। इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें गला दबाकर मार दिया तो सभी यही समझेंगे कि तुम अपनी मर्जी से मर गए हो, और अगर तुम ऐसे ही जिंदा रहे तो हम तुम्हारे साथ ही फंसे रह जाएंगे, जिससे वो आदिवासी हमें ढूंढकर मार देंगे, जिसमें तुम्हारा बेटा भी मारा जाएगा। तो अगर तुम अपने बेटे को आदिवासियों से बचाना चाहते हो तो तुम जल्दी से मेरे हाथ से मर जाओ। जॉन कहता है, अगर तुमने अपनी पलकें झपका ली तो मैं यह समझूंगा कि तुम मरने के लिए तैयार हो। लेकिन ग्लास यहाँ मरना नहीं चाहता। वो बहुत देर तक अपनी आंखें खुली रखता है और वो अपनी पलकें नहीं चिपकाता। फिर थोड़ी देर बाद ग्लास अपनी पलकें झपका लेता है, जिससे जॉन को यह लगता है कि वह मरने के लिए तैयार है। पर इसी बीच ग्लास का बेटा हॉप आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि वो तीसरा आदमी इसकी आवाज सुनकर यहाँ से आकर उसके बाप को बचा सके। लेकिन जॉन गुस्से में आकर अपना खंजर निकालकर उसे मार देता है। ग्लास दूर से यह सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। जॉन जल्दी से रीजन के आने से पहले ही हॉप की लाश को छुपा देता है, और जब वो आता है तो वो जॉन से कहता है कि वो कहाँ है। जॉन कहता है वो अभी यहाँ नहीं आया। इधर ग्लास बेजर को बताने की कोशिश करता है, पर वो बेजर की बात नहीं समझ पाता। थोड़ी देर बाद जॉन फिर से परेशान हो जाता है, क्योंकि ग्लास अभी भी मरने का नाम नहीं ले रहा। यह देखकर जॉन यहाँ अपनी एक और चाल चलता है। यह अगली सुबह ब्रेजर से कहता है, मैंने 20-25 आदिवासियों को नदी के किनारे देखा है और वो हमारी तरफ से आ रहे हैं। यह सुनकर ब्रेजर बहुत डर जाता है और वो अपना सामान लेकर यहाँ से भागने की तैयारी करता है। पर वो जॉन से कहता है, वो कहाँ है, वह अभी तक क्यों नहीं आया। इसके जवाब में जॉन उसे कहता है, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें इन दोनों बेटों को यहीं छोड़कर यहाँ से तुरंत निकलना होगा। इसके बाद ग्लास के बारे में वह कहते हैं, फिर इसका क्या होगा। जॉन जवाब देता है, इसे हमें खड्डे में दबाकर मार देना होगा। ब्रेजर जॉन से ऐसा करने से मना करता है, पर जॉन ग्लास को जिंदा खड्डे में डाल देता है और फिर जॉन और ब्रेजर यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्लास हिम्मत जुटाकर यहाँ से बाहर निकलता है और रेंगते हुए अपनी बेटे की मरे शरीर के पास जाता है। यहाँ पर वो बहुत रोता है, क्योंकि उसे इस बात का पछतावा होता है कि वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। काफी देर बाद ग्लास डिसाइड करता है कि वो इसी हालत में जंगल से बाहर निकलेगा और जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। इधर रीजन को रास्ते में पता चल जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा था और उनके पीछे कोई आदिवासी नहीं आ रहे। इस बात पर जॉन से गुस्सा होता है और कहता है, हमने ग्लास के साथ सही नहीं किया। इधर ग्लास अपनी जान की रिक्वेस्ट करता है। वो यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहता है। वो अपने बेटे को यहीं छोड़कर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। अब लास्ट का असली इम्तिहान शुरू होता है।
वो रेंगते हुए नदी के किनारे तक पहुंचता है और अपनी बोतल में पानी भरकर पीने लगता है। लेकिन जैसे ही पानी पीता है तो सारा पानी से गले से बाहर निकल जाता है, क्योंकि भालू ने उसके गले को चीर दिया था, जिससे वो सारा पानी इसके गले से बाहर निकल आता है। अब इसको लगता है कि अगर उसने अपनी गले का जख्म नहीं भरा तो ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए इसको ये आइडिया आता है। इसके पास थोड़ा सा बारूद होता है, जिससे वो आग जलाता है और उसे अपने गले पर लगाता है, जिससे इसकी गले की स्किन आपस में चिपक जाती है। पर इसको ऐसा करने में इतना दर्द होता है कि वो दर्द इससे बर्दाश्त नहीं होता है। इधर हम देखते हैं कि कैप्टन और बाकी के बचे हुए लोग फॉर के पास पहुंच जाते हैं और इस तरफ बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ ग्लास, जो पहले से ही काफी जख्मी होता है, उसे अपने सामने कुछ आदिवासी नजर आते हैं। वो आदिवासी इसे दूर से ही देखकर इस पर हमला करते हैं, लेकिन ग्लास, जो कि ठीक तरीके से चल भी नहीं पा रहा था, वो आदिवासियों से बचने के लिए नदी में कूद जाता है। नदी का पानी काफी ठंडा होता है, लेकिन वो उन आदिवासियों से बचकर अपनी जान बचा लेता है। अब अगले दिन जब ग्लास की आंख खुलती है तो ये देखता है कि इसके जख्म पहले से भी खराब हो चुके हैं और अब वो धीरे धीरे सड़ने लगे हैं। इसके बाद जब इसको भूख लगती है तो ये मछली पकड़ता है, जिससे ये कच्चा खाना शुरू कर देता है। फिर रात होती है और ये देखता है कि उससे थोड़ी दूर किसी ने आग जलाई है। ये देखकर वो धीरे धीरे उस तरफ चलता है। वहां पर इसे पता चलता है कि वहां एक आदमी है जो जंगली भैंसे का मांस खा रहा है। वो आदमी ग्लास को देखकर इस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी ग्लास उसे देखकर नीचे बैठ जाता है और उसे इशारे से समझाता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब वो आदमी, जिसका नाम लिको होता है, वो ग्लास की बात समझ जाता है और फिर ये दोनों साथ बैठकर जंगली भैंसे का मांस खाते हैं। अब जब सुबह होती है तो लिको ग्लास के जख्मों को देखकर ग्लास से इसका कारण पूछता है। फिर ग्लास उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उस पर भालू ने अटैक किया और फिर इसके लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये सुनकर लिको भी उसे अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे उसने भी अपने लोगों को खो दिया। फिर ये दोनों यहाँ से एक घोड़े पर सवार होकर अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। इधर जॉन और बेजर साफ्ट तक आ जाते हैं। यहाँ पर जॉन बेजर से कहता है, हमने जो भी किया उसके बारे में कैप्टन को नहीं पता चलना चाहिए, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमें जान से मार देगा। अब ये दोनों कैप्टन के पास आते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं कि ग्लास मर चुका है, इसलिए हम दोनों ने उसे जंगल में ही दफना दिया और उसका बेटा जंगल में कहीं गायब हो गया है, जिसका हमें कुछ भी पता नहीं चल सका। कैप्टन बात सुनकर इन्हें पैसे देता है, लेकिन बेजर पैसे नहीं लेता और यहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ कैप्टन को जॉन की बातों पर शक होता है कि वो झूठ बोल रहा है। इधर हम देखते हैं ग्लास घोड़े पर बेहोशी की हालत में होता है और तभी वहाँ बर्फीला तूफान आ जाता है। ग्लास और लिको को इस तूफान से बचने के लिए रुकना पड़ता है और तूफान थमने तक वो ग्लास के जख्मों को ठीक करने की कोशिश करता है। अगली सुबह जब तूफान शांत होता है तो ग्लास देखता है कि लिको वहाँ नहीं है। जब वो अपने आसपास ढूंढता है तो वो देखता है कि लिको की बॉडी एक पेड़ के ऊपर लटकी हुई है। ग्लास बिल्कुल समझ नहीं पाता कि इसको किसने मारा, लेकिन तब ये देखता है कि इससे काफी दूरी पर फ्रेंच शिकारी होते हैं, जिनके साथ उन आदिवासियों की सरदार की बेटी होती है। इससे ग्लास को लगता है कि इन लोगों ने ही लड़की को किडनैप किया है, लेकिन वो आदिवासी समझते हैं कि हम अमेरिकन हैं, जिन्होंने उनकी बेटी को किडनैप किया है। इसके बाद ग्लास यहाँ से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन ग्लास देखता है कि उन सभी का लीडर उस लड़की को रेप करने के लिए उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रहा था। ग्लास को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो बिना रुके उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। ग्लास उस लड़की को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद घोड़ा लेने के लिए चला जाता है, ताकि वो इस लड़की को अपने साथ लेकर यहाँ से जा सके। पर उस लड़की को इस फ्रेंच शिकारी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो ग्लास के आने से पहले ही अपनी चाकू से उस आदमी का प्राइवेट पार्ट काट देती है, जिससे वो आदमी डर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर यहाँ जितने भी फ्रेंच शिकारी होते हैं वो उसकी आवाज सुनकर ग्लास का पीछा करने लग जाते हैं, पर ग्लास यहाँ से अपने घोड़े पर बैठकर भागने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन ग्लास एक जगह पर आराम कर रहा होता है कि तभी वो आदिवासी इस पर हमला कर देते हैं। ग्लास इन सब से बचने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भाग जाता है। अब मुसीबत ये होती है कि ग्लास देखता है कि रास्ता खत्म हो चुका है और उसके सामने खाई होती है, पर ग्लास उसकी परवाह किए बिना अपने घोड़े को लेकर उसमें कूद जाता है।
इतनी ऊंचाई से गिरने की बात, इसका घोड़ा मर जाता है। पर ग्लास पेड़ों की सहारे नीचे गिरा था और ये जिस जगह पर गिरा था वहां बर्फ की परत मोटी थी, जिससे उसकी जान बच जाती है। ग्लास उन आदिवासियों से तो बच जाता है, लेकिन इसके सामने यहाँ एक और मुसीबत आ जाती है। ये देखता है कि यहाँ बर्फ का तूफान आने वाला है। जब वो वहां से उन आदिवासियों से बचकर भाग रहा था, तो वो भालू की खाल, जिसे अपने ऊपर लेकर सोता था, वहीं रह गई है। इसलिए अब ये भयंकर ठंड से बचने के लिए इस घोड़े का सहारा लेता है। ग्लास इस मरे हुए घोड़े के पेट को चीरकर उसमें से सारी आंतों को बाहर निकालकर वो घोड़े के पेट के अंदर सो जाता है, ताकि ये भयंकर ठंड से खुद को बचा सके। ग्लास पूरी रात इस घोड़े के पेट में सोकर गुजरता है और जब अगले दिन तूफान शांत होता है तो यहाँ से बाहर निकलकर अपना आगे का सफर शुरू करता है। इधर फॉर में एक फ्रेंच अधिकारी कैप्टन से मदद मांगने के लिए आता है। वो कैप्टन को बताते हैं कि हमारे कई साथी बर्फ में दबकर मर चुके हैं और कईयों को आदिवासियों ने मार दिया है। इसके पास एक बोतल होती है जो रिजर ने ग्लास को तब दी थी जब उसे जिंदा दफन किया जा रहा था। लेकिन जब ग्लास उस फ्रेंच शिकारी से बचकर भाग रहा था, तब ये बोतल उसकी वहीं रह गई थी, जो कि फ्रेंच शिकारी अपने साथ यहाँ लेकर आया है। इस बोतल को पहचान लेता है और कहता है, ये तो मेरी बोतल है जो मैंने ग्लास को दी थी। यहाँ ये सब सोचते हैं कि शायद होप अब भी जिंदा है, इसलिए कैप्टन अपने साथियों के साथ उसे ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। लेकिन जंगल में इन्हें होप नहीं बल्कि ग्लास मिल जाता है। लाश को जिंदा देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर कैप्टन ग्लास से पूछता है, तुम जिंदा कैसे हो? जिसके जवाब में ग्लास उसे पूरी बात बताता है। ग्लास के मुंह से सच सुनने के बाद कैप्टन जॉन को अरेस्ट करने का आदेश देता है। इसके बाद जैसे ही कैप्टन जॉन को पकड़ने के लिए फॉर्म में आता है, तो वो देखता है कि जॉन उसका सारा पैसा लेकर यहाँ से भाग चुका है। फिर एक दिन ग्लास से मिलने के लिए कैप्टन आता है तो ग्लास कैप्टन से कहता है, जॉन अब मेरा शिकार है। उसने मेरे बेटे को मारकर मुझसे मेरी दुनिया छीन ली है, इसलिए उसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस काम में कैप्टन भी ग्लास का साथ देता है और अब ये दोनों जॉन को मारने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब यहाँ आकर कैप्टन ग्लास से कहता है, ये जंगल बहुत बड़ा है, इसलिए हमें इसे अलग अलग रास्तों से ढूंढना होगा। ये दोनों अलग अलग रास्तों से जाकर जॉन को ढूंढते हैं। कैप्टन को थोड़ी दूरी पर जॉन मिल जाता है, पर जॉन उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर ग्लास कैप्टन की तरफ जाता है, पर तब तक कैप्टन मर चुका था और जॉन भी वहां से भाग चुका था। फिर ग्लास कैप्टन की बॉडी को घोड़े पर बैठाकर यहाँ से चला जाता है। आगे चलकर इसे जॉन देख लेता है और दूर से इसको गोली मार देता है। पर जब जॉन उसके पास आता है तो वो देखता है कि ये लाश कैप्टन की नहीं होती। दरअसल ग्लास को पहले से पता था कि जॉन इस पर छुपकर वार करेगा, इसलिए जब ये कैप्टन की लाश घोड़े पर चढ़ा रहा था तो उसने कैप्टन की पीठ पर एक लकड़ी लगा दी थी, जिससे उसकी कमर सीधी हो सके और कैप्टन आराम से सीधा होकर बैठ सके। और ग्लास खुद कैप्टन बनकर पिछले वाले घोड़े पर मरने की एक्टिंग करता है। अब जैसे ही जॉन पीछे की तरफ देखता है तो ग्लास उस पर गोली चला देता है, लेकिन जॉन इससे बचकर यहाँ से भागने में कामयाब रहता है। पर इस बार ग्लास भी ये मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जॉन के पीछे भागना शुरू कर देता है। ये दोनों नदी के किनारे तक आ जाते हैं, जहां इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। जॉन कहता है, मुझे मारना है तो मार दो, पर इससे तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। जिसके बाद ग्लास अपने खंजर को जॉन के पेट में घुसा देता है और कहता है, बदला लेना हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर के हाथ में है। ये कहकर ग्लास जॉन को नदी में धक्का देता है। थोड़ी दूर जाकर जैसे ही जॉन उस नदी से बाहर निकलता है तो उसे वहां मौजूद आदिवासी देख लेते हैं और उसे मार देते हैं। अब वो आदिवासी ग्लास की तरफ आते हैं, जिससे ग्लास को लगता है कि ये लोग उसे भी मार देंगे, पर ये लोग उसे नहीं मारते क्योंकि उनके साथ उनकी बेटी भी होती है, जिससे ग्लास समझ जाता है कि शायद उसने इन आदिवासियों को सब बता दिया है कि कैसे ग्लास ने इसको फ्रेंच शिकारी से बचाया था। वो आदिवासी ग्लास को बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।